आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज एटम के बारे में। ये एक बेसिक वीडियो रहने वाली है। इसके बाद के जो भी वीडियोस होंगे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, जहां पर हम इससे थोड़ा हायर लेवल पे बात करेंगे। देखो, इस वीडियो के दो पार्ट है। आप बोलोगे हाँ वो तो सबके होते हैं, स्टार्ट होता है एंड होता है, लेकिन थोड़ी सी बात अलग है। इस वीडियो के स्टार्टिंग के पार्ट में आप जो सीखेंगे उसमें से कुछ कुछ चीजें गलत निकलने वाली है और एंड में आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अब हम ये देखते हैं कि एटम को एटम क्यों कहा जाता है। एटम, राइट, ए मतलब होता है नॉट और टोमोस मतलब होता है कट। तो एटमोस नॉट कटेबल, ये इसका ग्रीक मीनिंग है। बहुत सारी बुक ये भी कहती है कि एटोमियो मतलब होता है नॉट डिविजिबल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो लोगों का मानना है कि ग्रीक में भी एटोमियो बोलते हैं। अब मोस्टली गूगल सर्च पे भी मिलता है एटमोस, लेकिन मैंने दोनों शब्द कवर कर लिए हैं। अब आपके सिलेबस में जो भी लिखा हो वो आप मान लीजिएगा। लेकिन पहले एटम को एटम नहीं कहते थे, तो फिर क्या कहते थे, चलिए जानते हैं। ये जो है महर्षि कणाद है, ये भारतीय है। 14th सेंचुरी में इन्होंने परमाणु ये नाम दिया था और यही थे जिन्होंने सबसे पहली बार सोचा था कि जितनी भी चीजें आजू बाजू में दिखती है वो किसी ना किसी सबसे छोटी चीज की बनी हुई है, जो कि अनडिविजिबल होगी, इनडिविजिबल होगी, जिसे कट नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कहा कि बच्चा बिडू तुम लोग मेरी बात सुनो। ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको हम परमाणु कहते हैं। ये एकदम मस्त तरीके से बोलते थे, परमाणु। बाद में इसका नाम एटम रखा गया। डेफिनेटली फॉरेन कंट्रीज से आया है ये नाम। जॉन जो थे उन्होंने, अरे जॉन बाबा आप ठीक है, जॉन डाल्टन जी जो थे, उन्होंने अपनी एक थियरी दी। उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि सबसे जो छोटी चीज होगी वो है एटोमियो, ग्रीक में हम कहेंगे एटोमियो, इंडिविजिबल। 1808 की बात है ये, और महर्षि कणाद तो बहुत ही पहले के थे, इसलिए परमाणु नाम होना चाहिए था परमाणु, बट नाम तो अब आज को आपको पता ही है एटम है। बट मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एटम नाम आज की तारीख में जो रखा गया है वो भी सही है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर वो हम देखेंगे। अब हम डाल्टन जी की थियरी को देखेंगे, उन्होंने क्या बोला था, कैसे बोला था, सब चीजें देखेंगे। 1808 में ये थियरी आई थी, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले पॉइंट में कहा था ग्रीक में एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, और ये जो एटम होगा जो कि सबसे छोटी चीज होगी ये भी इनडिविजिबल होगा। उसी पॉइंट को उन्होंने कहा था कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिस्ट्रक्टिबल इनडिविजिबल यूनिट पार्टिकल, जिसे एटम कहते हैं। टाइनी मतलब छोटा, इंडिविजिबल मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब अक्षय अक्षय अक्षय। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द कंपाउंड। ये बात तो सीधी सिंपल सी है। एटम्स जो होंगे वो सबसे छोटे पार्ट है एलिमेंट के, और मॉलिक्यूल्स जो है वो सबसे छोटे पार्ट है कंपाउंड के। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सी बात यही कहना चाहते थे वो, एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है। अगले पॉइंट में उन्होंने कहा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज एंड बाकी सब कुछ वो शो करते हैं सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वो कहना चाहते हैं एक ही घर के भाई बहन सेम सरनेम वाले होते हैं। अरे डेफिनेटली समझ गए ना, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे कि वो खुद ही बोल रहे हैं अपोजिट बोलने का है, बाकी कुछ नहीं, इजी पॉइंट है और सब बच्चों को ये मजा आता है एग्जाम में अपोजिट लिखने में, बहुत मजा आता है। ये पॉइंट जो आप देख रहे हो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटम्स कंबाइंड विथ ईच अदर इन अ सिंपल रेशियो, या तो 1:1, 1:2, 1:3, 2:1। आप ध्यान से देखिए, वहां पे देखिए कलर्स में कैसे चेंज आ रहे हैं। 1:1 कैसे दिखता है, 1:2 कैसे दिखता है, 2:1 कैसे दिखता है। वैसे तो एटम्स ए और एटम्स बी मान लेते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं कंबाइन होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा एटम जाएगा और पूरे एटम के साथ में मिल जाएगा, या फिर 1.5, 2.25, 3 ऐसा कुछ भी अलग अलग करके 2.25, 4.5 ऐसे कुछ भी एटम्स एक दूसरे के साथ में नहीं जाते हैं। यहाँ से अगर फुल एटम आया है तो दूसरी साइड से भी फुल एटम आना चाहिए। दोनों साइड से फुल एटम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आने चाहिए है कि नहीं। वही चीज को ऐसे भी हम बोल सकते हैं, कुछ बुक में आप ये भी स्टेटमेंट पढ़ोगे, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। द एटम्स इन अ कंपाउंड यूनाइट इन स्मॉल whole number ratios like 1:1, 1:2, 1:3, 2:1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डाल्टन जी ने बहुत सारी गलतियां कर दी। मतलब एक ही गलती की है वैसे तो। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इंडिविजिबल नेचर ऑफ द एटम प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन वाज डिस्कार्डेड। फेंक दिया इनकी थियरी को, मतलब थोड़ा बहुत फेंक दिया। जो इनका मेन पॉइंट था वही गलत साबित हो गया। इट इज बिलीव्ड दैट एट प्रेजेंट अराउंड 35 different subatomic particles including electron, protons and neutrons as a fundamental particles मिल चुके हैं दोस्तों। 35 या उससे ज्यादा भी
भी डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की पढ़ाई पूरी कभी भी आज तक नहीं हो पाई है दोस्तों, इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं एटॉम के बारे में। वो बहुत ही छोटे है इसलिए हम देख भी नहीं पाते बराबर से, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइंस के अमर अकबर और एंथनी आ गए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ढूंढा था। अमर अकबर, एंथनी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जॉन डाल्टन को बोला, बच्चे बिड़ू तुम जो लोगों को सिखा रहे थे वो गलत है, अब हम तुमको बताती इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था जे थॉमसन जी ने 1897 में। प्रोटॉन्स के बारे में नेस्ट रुदरफोर्ड जी ने बताया था 1920 में। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के ऊपर थोड़ा सा पंगा है, इसलिए आपको उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मिलेगी, उसके अंदर आप जरूर से चेक करिए प्रोटॉन्स की डिस्कवरी में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रॉन्स की। जेम्स चैडविक जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। 1932 में इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन्स मिल चुके हैं, बच्चा भिड़ू। तो ये आप याद रख लीजिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉम का स्ट्रक्चर कैसा है? एग्जैक्ट स्ट्रक्चर सच बताए तो अब तक नहीं मिला है, लेकिन जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वही सब हम बातें करेंगे। तो जो एटॉम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और आजू बाजू में जो है उसे शेल्स कहते हैं या फिर ऑर्बिट्स भी कहते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स है उसके हिसाब से अब तक में हमें 7 शेल्स के बारे में बातें करनी होती है, जिसको हम KLMNOPQ 1 2 3 4 5 6 7 KLMNOPQ। मम्मी बोलेगी कि बच्चे आज तूने क्या सीखा, तो बच्चे बोलेंगे आज मैंने मम्मी 1 2 3 4 5 6 7 सीखा इस वीडियो से। मजाक कर रहा था। चलो आगे जाते हैं दोस्तों। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और आजू बाजू के जो शेल्स होते हैं या फिर ऑर्बिट्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सबकी कैपेसिटी सेम नहीं होती है। तो फर्स्ट जो शेल होगा जो कि K होगा, उसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2n² का फॉर्मूला है। उसके अंदर आपको n मतलब नंबर ऑफ शेल को सब्स्टिट्यूट करना है और फिर जो आपको कैलकुलेशन के बाद मिलेगा वो होगा आपका आंसर। 2n² करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 × 1 जो कि हो जाएगा 2 × n का स्क्वायर में आप अगर 2 डाल दोगे तो 2 × 4 8। वैसे ही आपको 18 32 50 72 मतलब 72 और 98 मिलते हैं। ये सब तो आप समझ ही जाते हो। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे दिखा रहे हैं तो एलिमेंट्स कैसे होंगे, क्या होगा, ये सब। तो इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो आपको मिल जाएगी, वो आप चेक करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीजें, बहुत अच्छे से, ठीक है। फॉर्मूला नाम तो सुना ही होगा, अरे मजाक कर रहा था, राहुल रहता है वो तो। 2n², ये है फॉर्मूला, हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एक ऐसा भी चार्ज होता है जिसके पास कुछ भी चार्ज नहीं होता, मतलब उसको चार्ज पार्टिकल बोलना ठीक है कि नहीं आप ही डिसाइड कर लीजिए। वैसे तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि वो न्यूट्रल पार्टिकल है यार। बट 3 टाइप के होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, एक में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव और तीसरे वाले में कुछ भी नहीं। पॉजिटिव वाले को हम प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। रियलिटी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की साइज सेम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की साइज होती है वो छोटी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है सेम साइज के हैं, सेम मास के हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और उसका मास भी बहुत कम होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। इसलिए जो एटॉम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। तो जो हमारा एटॉम है उसके पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि वो दोनों सेम होते हैं, जबकि उसके पास में डिफरेंट होता है न्यूट्रॉन्स का नंबर। एक एटॉम के पास में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। बट न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो फिर उसको हम चार्ज में तो कंसीडर नहीं करेंगे। तो फिर चार्ज के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं, और सेम नंबर होने के कारण एटॉम जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं और न्यूट्रल चार्ज हो जाता है। इसीलिए एक एटॉम
हमेशा हमेशा न्यूट्रल होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखो मेरे लिए इस एटम को पहचान पाना बहुत ही सिंपल है। इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन्स है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये एक कार्बन का एटम है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसके पास में 6 प्रोटॉन्स होते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बोला हूँ कि उनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके न्यूक्लियस में 6 न्यूट्रॉन्स भी है, और हकीकत में कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, 6 + 6 12 ऐसे होता है। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, जनरली हर एटम, जनरली क्या हमेशा, ये एक फैक्ट है, हमेशा 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 एटम्स न्यूट्रल चार्ज के होते हैं और इलेक्ट्रॉन की साइज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की साइज से छोटी होती है। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि ये एटम जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है। अब वहां पे भी हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि एटमोस बोले या फिर एटोमियो बोले, तो दोनों का मतलब होता है नॉट कटेबल या फिर नॉट डिविजिबल। तो जो शब्द एटम है उसमें से ए तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा एटम तो डिविजिबल है। ये सब साबित हुआ क्योंकि हमने देखा प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये उसके अंदर छोटे पार्टिकल्स है, मतलब कि वो और भी डिविजिबल है। तो एटम में से ए तो निकल जाना चाहिए, तो जो खाली बच जाएगा वो होगा टॉम। लेकिन ऐसा नाम तो अभी तक नहीं दिया गया है, अभी भी हम लोग उसको एटम ही बोलते हैं। पहले जो बोला जाता था वही बोलते हैं, एटम। तो एटम डिविजिबल नहीं है जी, नहीं ये गलत है। तो एटम डिविजिबल है जी हाँ, ये सही है, एटम डिविजिबल है, एटम को तोड़ा जा सकता है, ये सब चीजें सही है। तो अंत में जो हमने सीखा वही सच है, एटम डिविजिबल है। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो के 2 पार्ट है, एक है स्टार्टिंग और एक है एंड। स्टार्टिंग में जो हम सीखेंगे वो मैंने रेड रखा था बिकॉज वहां पे हम कुछ गलत बातें सीख रहे थे। एंड में जो हमने सीखा वो सही चीजें सीखी है, तो एंड हरा भरा होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते रहूंगा ऐसे किसी ना किसी वीडियो में। तब तक के लिए इट्स मी साइनिंग ऑफ। रीड मी फॉर न्यू वीडियो, यू सी एस एस लेटर गाइस।